इलाइ स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 19 अप्रैल 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीटीए तथा पैरा टीचरों से संबंधित नियुक्ति विवाद की याचिका को रद्द कर दिया। इससे कितने शिक्षकों को लाभ मिलेगा? करीब 15,000 शिक्षकों को यहाँ पे लाभ मिलेगा। आपको बता दें, पहले शिमला में जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है, वहाँ पे भी इन शिक्षकों के फेवर में निर्णय दिया गया था, लेकिन कुछ अन्य लोगों ने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट किया था। अभी इतना कहा गया है कि जो ये वहाँ पे याचिका दायर की गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। विस्तृत जजमेंट इसकी आएगी, उसके बाद आगे देखना होगा प्रदेश सरकार किस तरह का निर्णय इन टीचरों के पक्ष में ले पाती है। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि इनकी जो नियुक्ति हुई थी वर्ष 2002-3 के आसपास हुई थी। इस आधार पर इनकी नियुक्ति की गई थी कि जो हिमाचल प्रदेश का डिफिकल्ट दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पे नियमित शिक्षक नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में हिमाचल वासियों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलाई जा सके, तो इन्हें कुछ जो नियुक्ति के नियम है उसमें भी रिलैक्सेशन दी गई थी। और इनकी किसी विशेष स्किल्ड लोगों से ट्रेनिंग या एटसेट्रा इस तरह की कोई रिक्रूटमेंट विधि को नहीं अपनाया गया था। स्थानीय स्तर पे ही इनकी रिक्रूटमेंट की गई थी। ये फैक्ट भी आप लोगों ने याद रखने हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, वर्तमान में जो हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री है सुरेश भारद्वाज जी है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिमला शहरी क्षेत्र से वो चुन के आए हुए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा गांव, अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, दुनिया का सबसे ऊंचा गांव पूछा जाए, एकदम से कॉमिक शब्द आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। साथ में इसकी हाइट भी आप लोगों ने याद रखनी है। जो कॉमिक गांव है कहाँ पर है? लाहौल स्पीति जिला में है। 15,537 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 2 या 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिलासपुर जिला का हिमाचल प्रदेश में कब विलय हुआ था? 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का चौथा जो जिला बना था उसका नाम है बिलासपुर। इससे पहले जब हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, तो हिमाचल प्रदेश में 4 जिला थे, मंडी, महासू, मंडी, महासू, चंबा और सिरमौर। याद रखिएगा, बिलासपुर 5वां जिला बना था और ये प्रश्न पहले बहुत बार पूछा जा चुका है। सानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो जोगिंदरनगर जिला मंडी में स्थित है। काफी पुरानी जल विद्युत परियोजना है और आपसे भी पूछा जा सकता है, आजकल सुर्खियों में भी इसी का अन्य प्रोजेक्ट ज्यादा रहता है कि जोगिंदरनगर में स्थित सानन जल विद्युत परियोजना किसके अधीन है? क्या आपको ज्ञात होगा जोगिंदरनगर हिमाचल प्रदेश में है? तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? हिमाचल प्रदेश कर देते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इसे जो निर्मित किया गया था वो पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के द्वारा निर्मित किया गया था और उन्हीं के पास इसका वर्तमान समय में जो इसके संचालन की जिम्मेदारी है, जो इसके प्रोडक्शन से लाभ होता है, वो पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को ही जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे हिमाचल प्रदेश को क्या मिला? तो हिमाचल प्रदेश को कुछ हिस्सेदारी दी गई है। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश को ये प्रोजेक्ट पंजाब राज्य बिजली बोर्ड से किस वर्ष ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, महामारी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? आप शब्द सुन रहे होंगे कोरोना वायरस, आई थिंक आप लोग भी उब चुके होंगे। एक महामारी शब्द उसके साथ में जोड़ा गया। WHO ने तो कोरोना वायरस जो डिजीज है उसे महामारी घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। रासायनिक, जैविक, नाभिकीय आपदाएं, 3 आपदाओं की बात की जा रही है। रासायनिक, जैविक, नाभिकीय आपदाएं तथा प्राकृतिक आपदाएं सूखे को छोड़ के किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो याद रखिएगा, यदि आपसे बात की जाए महामारी की तो आप करेंगे उसका उत्तर हेल्थ मिनिस्ट्री। यदि आपसे पूछा जाए रासायनिक, जैविक, नाभिकीय और प्राकृतिक आपदाएं तो इसकी किस मंत्रालय के अधीन आती है? गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। ठीक है, याद रखिएगा। सूखा अब यहाँ पे है तो सूखा कहाँ पर पड़ता है? कृषि व्यवस्था से ज्यादा इफेक्ट करता है सूखा। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आएगा? सूखा कृषि व्यवस्था कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और मुझे बताइएगा हमारे भारत के होम मिनिस्टर कौन है, गृह मंत्री कौन है, उनका नाम आपने मुझे बताना है। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय आपात राहत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा नागपुर। नागपुर है महाराष्ट्र में। कब इसे एस्टेब्लिश किया गया था? 29 अप्रैल 1957 को इसे एस्टेब्लिश किया गया था। नॉट मी व्हाट यू किस संगठन का आदर्श वाक्य है? बहुत सुर्खियों में है आज की डेट में। नॉट मी व्हाट यू, ठीक है, किस संगठन का आदर्श वाक्य है? एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम का ये वाक्य है। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ का पहिया किस संगठन का प्रतीक चिन्ह है? तो ये है एनएसएस का। एनएसएस और एनसीसी, आज आपने कमेंट्स, एनएसएस के बारे में मैंने आपको बता दिया, एनसीसी के बारे में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि जैसे आजकल हमारे पूरे भारत में आप ये कर्फ्यू नहीं, माफ़ कीजिए, कर्फ्यू तो हिमाचल प्रदेश में लगा है, पूरे भारत में लॉकडाउन है, तो इस तरह की जो सोशल सर्विसेज है, एनसीसी है, एनएसएस से काफ़ी अच्छा काम करते दिख रहे हैं। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा सुर्खियों में समाचार पत्रों में देखने को मिला वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, पहले 3-4 नाम याद करवा देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, वहाँ पे उप मुख्यमंत्री भी है जिनका नाम है अजीत पवार। जो शिवसेना है उससे संबंध है उद्धव ठाकरे जी का, अजीत पवार का संबंध है नेशनल कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, आई थिंक शरद पवार वाली जो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसे बोला जाता है। क्यों सुर्खियों में है आपको मैं बता देता हूं। पहले अगला एक सेंटेंस सुन लीजिए, इससे आपके और प्रश्न भी क्लियर हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति विधानसभा या विधानसभा परिषद का सदस्य न होते हुए भी मंत्री या मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है तो उसे उसके लिए 6 महीने के भीतर विधिवत चुनाव जीतना अनिवार्य होता है। उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 27 मई तक उनका निर्वाचन होना या मनोनीत होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। तो क्यों सुर्खियों में है आपको बता दूं। देखिए, जो अजीत पवार जी है उप मुख्यमंत्री है, इन्होंने सभी जो भी इनके एमएलए से उनको बुलाया, क्योंकि आपको पता है उनकी जो महाराष्ट्र है वहाँ पे 2 सदन है, एक विधानसभा है, दूसरा विधान परिषद है, ठीक है। तो विधानसभा के तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, वो तो उद्धव ठाकरे जी ने नहीं लड़ा है, ठीक है। आपको ये भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे कोalition की गवर्नमेंट है, 3 दलों के नाम से चलाया जा रहा है, ठीक है। पहले भी हम डिस्कशन इसके ऊपर कर चुके हैं। तो अब इनको क्या करना है, 6 महीने तक देखिए बिना चुनाव लड़े आप देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ये तो मुख्यमंत्री ही बने हैं, लेकिन 6 महीने के अंतर्गत आप अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप चुनाव लड़ लें, एमएलए बन के आ जाएं, या तो आप क्या करें, आपके पास यदि विधान परिषद है तो उसकी सदस्यता ले लें। तो देखिए, इनके पास तो मेजोरिटी गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, तो उन्होंने विधान परिषद से इनको एंट्री मिलनी थी। मीटिंग किसने बुलाया? अजीत पवार जी ने, जो कि उप मुख्यमंत्री है। तो इनके लिए क्या किया, इनका नाम उन्होंने वहां से मनोनीत करके भेज दिया। अब देखिए कहाँ पे किसको भेज दिया, राज्यपाल को भेज दिया। 10 डेज के आसपास में हो गया, राज्यपाल ने भी उसके ऊपर अप्रूवल नहीं दिया है, तो इनको चिंता हो रही है कि अब क्या करें। देखिए, यदि राज्यपाल वहां पे अप्रूवल नहीं देता है, उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं, तो क्या होगा, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि ये इस्तीफा दे देंगे तो क्या होगा, जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो याद रखिएगा उसकी जो पूरी कैबिनेट है उसका इस्तीफा भी उसे देना पड़ता है, मतलब उनका भी सबका हो गया, तो फिर तो बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं कि गवर्नर साहब जल्दी से जल्दी हमें दे दें। तो आपको पूरा यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स भी बताया, याद रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपसे भी पूछा जा सकता है कि जो महाराष्ट्र में किस राजनीतिक संगठन की सरकार बनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया है महाविकास अघाड़ी, ठीक है। इसमें 3 दल है, शिवसेना, एनसीपी और आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान ने सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस वैश्विक संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ सहयोग किया है? तो उसका सही उत्तर होगा यूनिसेफ। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट में कितनी कटौती की गई है? तो 0.25% की कटौती की गई है, और वर्तमान में यदि रिवर्स रेपो की बात करें तो 3.75% बन गई। आपको ज्ञात होगा ये ऐसा धन होता है किसी भी बैंक का जो कि आरबीआई के पास होता है, इस पे उन्हें किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो एसएलआर के बारे में आज कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा, दिस इज आल्सो वेरी पॉपुलर टर्म इन इकोनॉमिक्स।
इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्टिक्स का मुख्यालय कहाँ पे, यानी आईसीजी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप इसका उत्तर करेंगे जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। स्टूडेंट्स, आपको बता दें, आप हमारी वेबसाइट में जाके किसी भी तरह की कोई भी किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। सोमवार को और वीरवार को हम आपको जितनी भी आप हार्ड कॉपी की फॉर्म में किताब ऑर्डर करते हैं उसके हम आपको इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से रजिस्ट्री करवा देंगे। तो आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं हमारी इस वेबसाइट पे। आपके एग्जाम होंगे तो जरूर, थोड़ा सी डिले जरूर हो गया कोरोना वायरस की वजह से, तो अपनी तैयारी को नियमित रूप से रखिएगा और हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ईला स्टडी यूट्यूब चैनल।